जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। आइए मेरे भाई, आप सभी डीएलएड के छात्र छात्राओं के लिए अगला सीरीज आज लेकर आए हैं आप लोगों का। कहिएगा सर, सामान्य विज्ञान है ना। पिछला क्लास था हिंदी का और होमवर्क के रूप में आपसे पूछे थे कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो यहाँ पर जो भी मेरे भाई सी लगाए हैं भरत मुनि, आप बिल्कुल सही हैं। सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कई सारे मेरे भाई जो है अभिनव गुप्त लगा दिए, वो गलत आंसर है। ठीक है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। सी यहाँ पर सही जवाब होगा। सही जवाब करने वाले में से है निकेश रोशनी, आरती, अंबिका, अंशु और काजल। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ से हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। अगर लगाते हैं प्रैक्टिस सेट तो जरूर लगाइए, बहुत ही अच्छी बात होगा। अगर लगाते हैं प्रैक्टिस सेट तो जरूर से लगाइएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि चमगादड़ बाधाओं का पता कर सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर, पराश्रव्य तरंग वो उत्पन्न करता है। इसके अलावा सवाल पूछा जाता है कि चमगादड़ जो है वो अपने भोजन को ढूंढने के लिए कौन से तरंग का इस्तेमाल करते हैं। तो चमगादड़ जैसे ही आ जाए तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पर पराश्रव्य ध्वनि तरंग वो छोड़ता है। ठीक है, और पराश्रव्य ध्वनि तरंग का आवृत्ति कितना होता है? अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो कहिएगा सर 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होता है ना। 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होता है। ये जो है 20,000 हर्ट्ज जो आवृत्ति वाला ध्वनि है, ये कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, है ना। इसके अलावा आप लोग बोल सकते हैं चमगादड़ वगैरह, ये सब सुन सकता है, लेकिन इंसान का कान इसको नहीं सुन सकता है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। कहता है अति चालक यानी कि सुपर कंडक्टर वह चालक है जिसका डैश शून्य होता है। यानी कि अति चालक में क्या चीज शून्य होता है? विभव, करंट, प्रतिरोध या प्रेरकत्व। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर जो भी मेरे भाई लगा रहे हैं सी, प्रतिरोध उसमें शून्य होता है, तभी तो वो अति चालक होगा। अति चालक मतलब करंट जो है बहुत अधिक तेज गति से उसमें फ्लो हो, तो तभी हो सकता है जब उसका प्रतिरोध बिल्कुल शून्य हो, यानी कि करंट को रोकने वाला ये जो है प्रतिरोध वो बिल्कुल शून्य हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अति चालक पदार्थ बोलेंगे। समझ गए? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। अच्छा, जो पदार्थ अति चालक होता है उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य हो जाता है, और यदि उसमें चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाए तो उसको हम कहते हैं मेसरन प्रभाव। क्या बोलते हैं? ये थोड़ा सा नाम याद रखिएगा, उसको हम मेसरन प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है। कहता है अस्पष्ट प्रतिध्वनि यानी कि इको, अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के मध्य समय अंतराल कम से कम अवश्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के मध्य समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 0.1 सेकेंड होना चाहिए। कितना होगा? 0.1 सेकेंड। यानी कि यहाँ पर आप खड़ा हैं और आप कोई वॉइस निकाल रहे हैं और सामने कोई परावर्तक सतह है। तो इको वाला से केस में होता है क्या? कल यही हो रहा था ना। इसमें दो केस होता है, जैसे आप यहाँ पर वॉइस निकाल रहे हैं, एक तो ये ध्वनि, और दूसरा क्या होता है, परावर्तक सतह से टकरा करके वापस आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इको। यानी इसके मध्य यदि समय अंतराल 0.1 सेकेंड या इससे कम है तो हमको ओरिजिनल वॉइस पहले सुनाई पड़ जाता है। लेकिन जैसा ही 0.1 सेकेंड से ज़्यादा का समय अंतराल लग गया तो समझ लीजिए फिर परावर्तित ध्वनि हमको सुनाई देने लगता है, इको आने लगता है। तो वही ये सवाल कह रहा है, इसके बीच का कम से कम समय अंतराल होना चाहिए स्पष्ट ध्वनि हमको सुनने के लिए, कि जो हम बोले हैं वही हमको सुनाई पड़े, इको नहीं आए। तो उसमें क्या होता है? 0.1 सेकेंड होना चाहिए कम से कम। समझ गए ना? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है सवाल। कहता है कि एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? आदर्श गैस जो है ना मेरे भाई, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये काल्पनिक अवधारणा है। ठीक है, तो आदर्श गैस के बारे में सवाल पूछा भी जाता है। बस आपको याद रखना है कि आदर्श गैस हम कब कहते हैं? तो तब कहते हैं जब किसी गैस का निम्न दाब हो और उच्च ताप हो। समझ गए? तब उसको हम आदर्श गैस के रूप में कह सकते हैं। निम्न दाब और उसका उच्च ताप होना, ताप उच्च होना चाहिए और दाब निम्न होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आदर्श गैस के रूप में। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, दाब और ताप वाला, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि डायनेमो का कार्य क्या है, यानी कि यह किस चीज़ को किस में परिवर्तित करता है? बताइए, डायनेमो। देखिए मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद करवाते हैं, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम अगला स्लाइड लिए हैं, यहीं पर आपको समझाते चलते हैं। देखिएगा एक एक करके समझाते हैं, इसमें यांत्रिक ऊर्जा वाला भी आएगा। देखिए
यानी डायनेमो वाला भी आएगा। देखिएगा जैसे सौर सेल ये क्या करता है, प्रकाश को लेता है और विद्युत ऊर्जा में बदलता है यानी करंट में बना देता है। सौर सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को लिया यानी सूर्य प्रकाश को लेता है और करंट बना देता है यानी विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। उसी तरह है विद्युत मोटर, जैसे आपके घर का पंखा, इसको नॉर्मल समझिए, तो इसको हम क्या देते हैं, कहिएगा सर पीछे से इसको हम करंट देते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक जहाँ पर आएगा ना शब्द, ये यांत्रिक शब्द ध्यान रखिएगा, वहाँ पर या तो घूमने वाला चीज़ होगा या हिलने वाला चीज़ होगा। तो मोटर में, विद्युत मोटर में क्या होता है, हम पीछे से उसको करंट देते हैं यानी विद्युत देते हैं और वो हमको प्रोपेलर जो होता है, पंखा होता है, वो घुमा करके देता है यानी यांत्रिक में बदल देता है। अब याद रहेगा, तो यांत्रिक से याद रखिएगा घूमने वाला या हिलने वाला चीज़। उसी प्रकार यहाँ पर माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन जो माइक, जैसे हम लोग जो माइक रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें क्या होता है, हम उसमें ध्वनि यानी आवाज़ डालते हैं और वो क्या करता है, उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। समझ गए। तो माइक्रोफोन क्या कर रहा है, ध्वनि को विद्युत में बदल रहा है। उसी प्रकार जस्ट इसके अपोजिट है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में क्या होता है, दिमाग लगाइए। तो सर लाउड स्पीकर में क्या होता है, उसमें पहले से करंट आ रहा होता है यानी उसमें करंट देते हैं और लाउड स्पीकर क्या करता है, उसको ध्वनि यानी उसमें से आवाज़ निकलता है, देख रहे हैं ना। तो करंट से क्या करता है, वो ध्वनि ऊर्जा में बदल दे रहा है। बस ऐसे दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा, इसको रटने का कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर देखिए उसी तरह सितार है, विद्युत मोटर के जैसा यहाँ पर सितार को ध्यान रखिएगा। ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अब दिमाग लगाइएगा ये क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा सर कैसे, जो सितार का तार होता है, आपको बताया था ना यहाँ पर यांत्रिक वाला, यांत्रिक में जैसे ही दिमाग लगाइएगा, ये तार जो होता है इसको देखिएगा किसी चीज़ से हिलाया जाता है, तो हिला जैसा ही तो समझ लीजिए यांत्रिक ऊर्जा, या तो घूमे या तो हिले, यांत्रिक ऊर्जा। और किस में बना करके दे रहा है, ध्वनि उससे निकलता है। सितार जब बजाते हैं उसमें ध्वनि निकलता है ना, तो यांत्रिक से ध्वनि में बदल रहा है, याद रहेगा। अब अगला देख लीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर कह रहा है विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या करता है, इसमें लिक्विड भरा होता है ना, तो रासायनिक ऊर्जा को, ये रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, करंट बना करके देता है यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और डायनेमो अभी आपको बताया ही, तो डायनेमो क्या करता है, ये पहले से घूमता है यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को, और पीछे से हम लोग को करंट ये प्रोवाइड करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बनाता है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन को बस ध्यान में रखिएगा, रटने का ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा, इससे कोई भी पूछ सकता है आपसे, तो आपको याद रहेगा तो लगा सकते हैं। अगला देखिए, कहता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड डैश है, क्या है बताइएगा, द्विपरमाणुक है, त्रिपरमाणुक है या फिर बहुपरमाणुक, या कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ये द्विपरमाणुक के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं, कहिएगा सर द्विपरमाणुक। द्विपरमाणुक माने क्या, माने दो समान या दो अलग अलग परमाणु के मेल से जो अणु बनते हैं उसी को हम कहते हैं द्विपरमाणुक। लेकिन किस प्रकार के मेल से, यदि उसमें रासायनिक बंधन हो तब, जैसे कि हमारा HCl जो ये कह रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु मिला करके क्या बनाया हुआ है, तो HCl एक क्या बन गया, कहिएगा सर एक अणु बन गया। ये क्या बन गया, अणु बन गया। अब इसमें एक चीज़ और दिमाग लगाइएगा, ये हाइड्रोजन यदि इसमें से हम हटाते हैं तो हाइड्रोजन एक बहुत ही सूक्ष्म परमाणु यानी सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का केवल एक परमाणु है। इसको तोड़ करके अब वापस आप अलग परमाणु में नहीं बना सकते हैं। क्लोरीन क्या है, ये भी क्लोरीन का एक परमाणु है, इसको तोड़ करके आप क्लोरीन का फिर अलग परमाणु नहीं बना सकते हैं। यानी कि दो सूक्ष्मतम परमाणुओं के मेल से जो अणु बनता है उसी को कहते हैं हम लोग क्या, द्विपरमाणु। समझ गए। यदि दो परमाणु मिला है तो द्विपरमाणु, तीन को मिला है तो त्रिपरमाणु बोलेंगे, और तीन से यदि अधिक मिल जाए तो परमाणु बोलते हैं। इतना याद रहेगा। जैसे O3 हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, कहिएगा सर त्रिपरमाणु, यानी कि ऑक्सीजन का 3 परमाणु मिल करके एक O3 का एक अणु बनाया हुआ है तो इसको त्रिपरमाणु बोलेंगे। उसी प्रकार से 3 से ज़्यादा वाला होगा तो उसको हम बहुपरमाणु बोलेंगे। समझ गए ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये द्विपरमाणु का है, हाइड्रोजन के एक परमाणु और क्लोरीन के एक परमाणु। लेकिन ये दोनों जो है आपस में रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं, आयनिक बॉन्ड के द्वारा नहीं। अब यहाँ पर आयनिक बॉन्ड और रासायनिक बॉन्ड आपको क्यों बोल रहे हैं मेरे भाई, तो जैसे समझिएगा NaCl, तो कहिएगा सर सोडियम का एक परमाणु है और क्लोरीन का एक परमाणु, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये दोनों देखने से आपको लग रहा होगा कि हाँ सर एक ही दो अलग अलग परमाणु के मेल से अणु बनाया हुआ है तो हो सकता है ये द्विपरमाणु, लेकिन नहीं है, क्योंकि ये जो है आयनिक बॉन्ड के द्वारा जो है जुड़े हुए हैं। और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, Na का यहाँ पर कई सारे परमाणु मिलते हैं और सोडियम के जो है, क्लोरीन के जो है कई सारे परमाणु मिलते हैं। यहाँ पर आपको नंबरिंग में नहीं मिलेगा, ठीक ना, लेकिन रियल में होता है ऐसा, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में यही होता है, कई सारे परमाणु जो है मिल से तब जाकर के अणु बनाता है, तो इसलिए NaCl को आप द्विपरमाणु नहीं बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। वैसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए सवाल आपसे पूछ रहा है कि विद्युत परिपथ में करंट जो होता है इसको सीमित करने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, बताइए। करंट को सीमित करना है
तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फ्यूज का हम लोग यूज करते हैं। सीमित मतलब क्या होगा, मैंने कंट्रोल करने के लिए। जैसा ही ज़्यादा होगा यानी कि करंट जो है वो ज़्यादा परावर्तित होने लगेगा, बहने लगेगा, फ्लो होने लगेगा, तो फ्यूज का तार वो कट जाता है ना। तो क्या बोलेंगे, सीमित रखने के लिए, मैंने कंट्रोल करने के लिए फ्यूज का ही तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको और बताते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखेगा। अच्छा, नॉर्मल पहले समझिए, हम लोग का जो घर में बिजली आता है वो कितने वोल्ट का आता है। सवाल ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कहिएगा सर 220 वोल्ट का आता है, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये जो आपका फ्यूज तार है ये किसका बना होता है, तो कहिएगा सर शीशा और टीन का बना होता है, शीशा प्लस टीन का, या फिर ऑप्शन में आपको तांबा का मिश्र धातु भी मिल सकता है। ठीक है, तांबा के मिश्र धातु का भी बना होता है, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, फ्यूज जो है इसका गलनांक क्या होना चाहिए, इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मल पूछेगा कि इनमें फ्यूज का कौन सा गुण नहीं है, 3 ऑप्शन देगा आपको, तो याद रखिएगा शीशा प्लस टीन का ये बना होता है, ये बिल्कुल सही, या फिर तांबा के मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक जो होता है मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा, हम अगला स्लाइड लेते हैं। फ्यूज का जो गलनांक है ये गलनांक निम्न होना चाहिए, मतलब जैसे ही ज़्यादा धारा प्रवाहित होने लगेगा ये गल जाएगा, तो इसका गलनांक कम होना चाहिए, लेकिन प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। प्रतिरोध क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, याद रहेगा। गलनांक निम्न लेकिन प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, ये याद रहेगा। एक चीज़ और बस आप याद रखिएगा कि ये जोड़ा किस में जाता है, तो कहिएगा सर फेज वायर के साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कई बार फिर यही पूछा जाता है, ये जो है मेरे भाई किस क्रम में जुड़ा होता है, तो कहिएगा सर श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, और फेज वायर के साथ, मेन तार के साथ जुड़ा होता है। याद रहेगा ये सारे पॉइंट, तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। करंट को सीमित करने के लिए हम लोग फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण करने के लिए ना, न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए किस पदार्थ का हम लोग जो है प्रयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर बोल सकते हैं। तो इसमें मेरे भाई कैडमियम का इस्तेमाल किया जाता है न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए। डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कैडमियम का CD होता है ना संकेत, इसका याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। कहता है अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं। अत्यधिक अम्लीय मृदा, अम्लीय मृदा हो जाए या अत्यधिक क्षारीय मृदा हो जाए, तो ये किसी मृदा यानी मिट्टी का अम्लीयता बढ़ जाए या उसका क्षारीयता बढ़ जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कहिएगा सर चूना का इस्तेमाल। लेकिन कौन सा, तो भाई ध्यान रखिएगा दोनों चूना का, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बुझा हुआ चूना, दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा बताइएगा, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, किसको पता है, तो ध्यान रखिएगा। बिना बुझा हुआ चूना को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, और बुझा हुआ चूना को क्या बोलते हैं, तो कहिएगा सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो CaOH का होल 2, ये दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो दोनों का इस्तेमाल होता है किसी मृदा का यदि अम्लता बढ़ गया हो या क्षारीयता बढ़ गया तो उसको उदासीन करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हम इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं। कार्बन दे रखा है, अगला है आपका क्रोमियम, निकेल या मैग्नीज। बताइए इनमें किसका इस्तेमाल होता है स्टेनलेस स्टील के बनाने में। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इन सारे जो है पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन भी, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज। तो दिए गए सभी तत्व उपस्थित होते हैं किसमें, स्टेनलेस स्टील में। इसके अलावा लोहा तो यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन मेरे भाई ध्यान रखिएगा सबसे मेन पदार्थ जो होता है लोहा ही होता है, सबसे ज़्यादा होता है उसमें लोहा का ही जो है यूज किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर क्रोमियम दे रखा है, क्रोमियम के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए बता देते हैं। क्रोमियम क्यों मिलाया जाता है, तो क्रोमियम मिलाया जाता है ताकि उसमें जंग ना लगे, स्टेनलेस स्टील में जंग ना लगे। स्टेनलेस स्टील का यूज कहाँ होता है, जैसे घर के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, या फिर आप देखिएगा घड़ी का पीछे का जो है ना उसका ढक्कन जो बनाया जाता है वो स्टेनलेस स्टील का ही बना, तो उसमें देखिएगा लिखा भी रहता है स्टेनलेस स्टील, समझे। तो इसमें किस चीज़ का जो है मिश्रण होता है, कार्बन भी होता है, क्रोमियम, निकेल, मैंगनीज, लोहा, या इसके अलावा सिलिकॉन वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है ना, सिलिकॉन वगैरह का भी इस्तेमाल होता है, कई सारे पदार्थ का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो भाई मेरे करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कहिएगा सर जी तांबा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा, मुक्त अवस्था का मतलब क्या समझते हैं, कह रहे हैं ना मुक्त अवस्था, तो मुक्त अवस्था कहने का मतलब ये है कि ये ज़्यादा जो है अयस्क के रूप में नहीं मिलता है, मतलब यौगिक के रूप में नहीं मिलता है, शुद्ध रूप में डायरेक्ट सोना निकल जाता है, उसी को कहते हैं मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु। तो इसमें तांबा भी होता है, इसके अलावा सोना होता है, चांदी होता है ना, या फिर आप प्लेटिनम, एक ध्यान रखिएगा प्लेटिनम होता है। तो ये सब प्लेटिनम हो गया, सोना चांदी, सबसे ज़्यादा सोना चांदी के बारे में आता है। ये दोनों क्या है मेरे भाई, मुक्त धातु के जो है अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा तांबा और प्लेटिनम भी ध्यान रखिएगा, सब जो है मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर ए।
ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ए सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी अकार्बनिक गैस नहीं है, इनमें कौन जो है अकार्बनिक गैस नहीं है। तो भाई मेरे ध्यान रखिए, कहिएगा सर अमोनिया, ये तो सर इसमें कार्बन तो होता नहीं है, तो ये क्या है यानी कि NH3 होता है ना, इसमें कार्बन कहाँ पर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये सर अकार्बनिक गैस है। यहाँ कह रहा है कौन सा नहीं है। अच्छा यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड भी क्या है H2S, इसमें भी कार्बन आपको कहीं मिला, तो कहिएगा सर नहीं मिला, तो ये भी क्या है अकार्बनिक गैस है। अच्छा मीथेन को छोड़िए, चूंकि आपका आंसर जो है वो यही है। इसके अलावा यहाँ पर कहिएगा सर कार्बन मोनोऑक्साइड, सर CO इसका फॉर्मूला, तो इसमें तो सर कार्बन है, लेकिन मेरे भाई ध्यान रखिएगा CO हो गया यानी कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, रासायनिक दृष्टिकोण से इसको जो है अकार्बनिक पदार्थ ही माना गया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड को अकार्बनिक ही माना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर सटीक आंसर ऑप्शन सी होगा। ये एक गैस है भी, CH3 आप सभी लोग पढ़े होंगे, मीथेन है ना, सॉरी CH3 नहीं CH4, CH4 क्या है कहिएगा सर मीथेन है, और ये जो इसमें कार्बन का मिश्रण होता है तो कहेंगे इसमें अकार्बनिक गैस। सर ये नहीं है, क्या है ये कार्बनिक गैस है, नहीं वाला पूछ रहा था कि अकार्बनिक गैस कौन सा नहीं है, तो मीथेन नहीं है चूंकि ये कार्बनिक है। समझ गए ना। आइए अगले क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पर क्या करें, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अच्छा सही नहीं है ये कह रहा है, तो देखते हैं। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को हरा शैवाल कहते हैं। अगला है फियोफाइसी, ये सही है। ठीक है, अगला कहता है फियोफाइसी के सदस्य को लाल शैवाल कहते हैं। अगला कहता है रोडोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहते हैं, या फियोफाइसी के सदस्य को भूरा शैवाल कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए, रोडोफाइसी को लाल शैवाल कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। रेड मने लाल, तो रोडो से लाल याद रखिए। क्लोरो मने क्लोरोफिल में हरा, पत्तियों में हरा रंग पाया जाता है, क्लोरो से याद रखिएगा हरा शैवाल, ये भी बिल्कुल सही है। फियोफाइसी को हम लोग भूरा कहते हैं। ठीक है, भूरा कहते हैं। फियोफाइसी को हम लाल शैवाल नहीं कहते हैं, लाल शैवाल तो अभी पता नहीं, ये रोडो वाला होता है, तो लाल शैवाल वाला नहीं होगा। तो सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा कहिएगा सर ये वाला। फियोफाइसी को हम लोग लाल शैवाल नहीं कहते हैं, फियोफाइसी को हम लोग भूरा शैवाल कहते हैं। तो ये ऑप्शन सही है, ये सही है, ये सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। कह रहा था कौन सही नहीं है, तो यही वाला हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है। उच्चतम प्रथम आयनन मैंने सवाल टेढ़ा करके पूछा, इसका कहने का मतलब यही कि सर्वाधिक आयनन विभव या सर्वाधिक आयनन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है। तो मेरे भाई याद रखिए, डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है, हीलियम होता है ना। कौन सा हो जाता है, हीलियम। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जो है सर्वाधिक आयनन, या फिर यही लिखा है उच्चतम प्रथम आयनन, माने सीधा याद रखिए आप, सर्वाधिक आयनन विभव या सर्वाधिक आयनन ऊर्जा वाला तत्व हीलियम होता है। समझ गए। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ घुमा करके पूछा है। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ पर करेक्ट, निम्नलिखित में से किसका हृदय सीरा युक्त होता है। माने कि वेनस जो है वो हार्ट जो है वो वेनस वाला होता है, वेनस हार्ट इंग्लिश में लिख दिया गया है, सीरा युक्त हृदय। तो भाई मेरे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कहिएगा सर, यहाँ पर मतासी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। आप सभी लोग पढ़े होंगे, जो मछली का हृदय होता है मेरे भाई, इससे जो है सिर्फ अशुद्ध रक्त ही निकलता है, अशुद्ध रक्त ही बहता है। कौन सा रक्त कहिएगा सर, अशुद्ध रक्त, केवल अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बहता है। अच्छा कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि जो मत्स्य है इसका हृदय जो है कितने कोष्ठक का होता है, कितने चैम्बर का होता है, या कितने कक्ष का होता है, इस प्रकार से पूछता है। तो कहिएगा सर 2 कक्ष का होता है। एक क्या होता है इसमें, एक बस इसमें अलिंद होता है, और एक ही इसमें क्या होता है, एक ही इसमें निलय होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और जो है ये अलिंद और निलय सिर्फ 2 कक्ष इसके हृदय के होते हैं। तो सवाल यहाँ पर पूछा गया है हृदय शिरायुक्त किसका होता है, तो भाई मेरे मत्स्य का होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर देखिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है एडमसिया यानी कि समुद्री एनीमोन और पेनेट्यूला यानी समुद्री पिच किस संघ के उदाहरण है, किस संघ के उदाहरण है। देखिए मेरे भाई आपको एक लॉजिक बता देते हैं। समुद्र से रिलेटेड किसी भी जीव के बारे में पूछा जाए तो लगभग समुद्री जीव जितना भी होता है वो सिलिंड्रेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। आप नॉर्मल ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा कहिएगा सर, ऑप्शन ए हो जाएगा। मोटा मोटा बस आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि एक पक्षी तथा एक कीट, इसके पर यानी कि जो विंग्स होते हैं, पर माने पंख यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, विंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक पक्षी और एक कीट के। तो देखिए मेरे भाई इसकी तुलना यदि हम करें तो क्या कहेंगे, कहेंगे सर समवृत्ति अवयव होते हैं, यानी समवृत्ति अंग होते हैं। अब समवृत्ति का माने क्या होता है, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, कार्य में यदि समान हो, कार्य क्या हो तो कहिएगा कार्य समान, लेकिन बनावट क्या हो तो कहिएगा सर बनावट भिन्न हो, बनावट दोनों का क्या हो अलग अलग हो, तो उसी को कहते हैं समवृत्त अंग। माने पक्षी का और कीट का जो
विंग्स होता है उसका कार्य समान है, दोनों उड़ने का ही काम करता है, लेकिन दोनों का बनावट काफ़ी डिफरेंट होता है। बनावट यदि भिन्न हो और कार्य समान हो तो उसी को समवृत्त अंग कहते हैं। और उसी तरह एक समजात अंग या समजात अवयव के उदाहरण होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जैसे घोड़े का हाथ हो गया और हम लोग का अरे क्या बोल रहे हैं, हम लोग का हाथ हो गया और घोड़ा का पैर हो गया, वो समजात अंग के उदाहरण है। अब कैसे, माने कार्य में समान, सॉरी का अब एक होता है समजात अवयव यानी समजात अंग, तो जस्ट इसके अपोजिट याद रखिएगा, यदि कार्य असमान हो, कार्य क्या हो कहिएगा सर, भिन्न हो, लेकिन बनावट एक जैसा हो तो उसको हम समजात अंग कहते हैं। ठीक है, समजात यानी बनावट समान लेकिन कार्य अलग अलग, उसको समजात कहते हैं। समवृत्त भी ध्यान रखिएगा, समजात भी याद रखिएगा, दोनों में से कोई सा भी पूछ सकता है। अवशेषी अंग किसको कहते हैं, या अवशेषी अवयव नॉर्मल आप समझिएगा, यहाँ पर अंग कह रहा है। ठीक है, तो अवशेषी अंग किसको कहते हैं, मतलब कि पहले हम लोग का जो पूर्वज थे उसके पूंछ हुआ करते थे, लेकिन अब हम लोग का देखिएगा पूंछ नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ एक हड्डी पाया जाता है ना। तो वो जो हड्डी है वो क्या है, अवशेषी अंग के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। अवशेषी माने बचा हुआ अंग, और अल्प विकसित तो मतलब नॉर्मल भाषा समझ रहे होंगे, अल्प विकसित मतलब कम विकसित वाला अंग, उसको अल्प विकसित अंग बोलेंगे। तो नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा वो समजात या समवृत्ति वाला पूछ सकता है, दोनों आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर कह रहे हैं निम्न में कौन मनुष्य में श्वसन रंजक यानी कि रिस्पिरेटरी पिगमेंट है, बताइएगा निम्न में वह कौन सा पदार्थ है जो कि हमारे शरीर में श्वसन रंजक यानी कि रिस्पिरेटरी पिगमेंट का कार्य करता है। तो भाई मेरे करेक्ट आंसर क्या होगा कहिएगा सर, हीमोग्लोबिन कहाँ पर है, डी में दे रखा है, तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हीमोग्लोबिन हो जाएगा। देखिए हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर में दो तरह का काम है, एक तो आप कहिएगा सर रक्त का लाल रंग, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो मेरे भाई हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लेकिन इसके अलावा हीमोग्लोबिन का एक और कार्य है, ऑक्सीजन का प्रवाहित यानी कि ऑक्सीजन का प्रवाहन भी करता है। ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, तो प्रवाह होने में मदद कौन करता है, प्रवाह होने में मदद करता है ये हीमोग्लोबिन। तो इसके दो तरह के कार्य हमारे शरीर में। अच्छा, सवाल पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व जो है प्रचुर मात्रा में यानी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कहिएगा सर लोहा यानी कि आयरन, ये भी पूछा जाता है। तो इन सारे पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए सवाल आपसे पूछ रहा है कि शरीर का तापमान सहसा कम, सहसा माने हो गया अचानक कम होने, तो सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पताप यानी कि हाइपोथर्मिया उसको कहते हैं, ये होता है। किस में होता है यही ये पूछ रहे हैं। तो भाई मेरे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कहिए सर, हाइपोथर्मिया ध्यान रखिएगा मानवों में होता है यानी इंसानों में होता है। हाइपोथर्मिया इसका मतलब क्या है, हमारे शरीर का सहसा यानी कि अचानक जो है तापमान कम हो जाना, कम होने लगना, उसी को कहते हैं हम लोग हाइपोथर्मिया। इतिहास में कई सारा ऐसा घटना हुआ है, जैसे टाइटेनिक जो डूबा था उसमें कई सारे लोगों की मृत्यु, लगभग सारे तो मारे ही गए, तो उसमें भी जो होता था हाइपोथर्मिया, माने उसमें ठंडा पानी, समुद्र में ठंडा पानी होता था, तो ठंडे पानी में ज़्यादा देर तक रहने से आपको क्या होता है, हाइपोथर्मिया के आप शिकार हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा हाइपोथर्मिया उसी को कहते हैं जिसमें शरीर का तापमान अचानक घटने लगे, है ना, तो उसी को हाइपोथर्मिया कहते हैं। ये हाइपोथर्मिया वाला केस जो है मानवों में ही होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है अधिकांश क्रेटेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। क्रेटेशिया मतलब क्या समझ रहे हैं, क्रेटेशिया मतलब समुद्री छोटे छोटे जीव, कीड़े मकोड़े टाइप के जो होते हैं, जैसे कि झींगा मछली हो गया, क्या हो गया कहिएगा सर, झींगा मछली है ना, झींगा मछली हो गया। इसके अलावा आप लोग केकड़ा समझ लीजिए, केकड़ा है ना, या हम लोग का नॉर्मल भी इधर वाला भी केकड़ा है ना, गांव वगैरह में भी रहने वाला केकड़ा, खेतों वगैरह में। तो ये जो झींगा होता है, केकड़ा होता है, इसका जो बाहरी कवच बना होता है ये किसका बना होता है, पीठ वगैरह जो इसका बना होता है किसका बना होता है, कहिएगा सर काइटिन का बना होता है। काइटिन क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। अच्छा कहिएगा सर इसी प्रकार से सर कछुआ वाला सर किसका बना होता है, तो भाई मेरे कछुआ का काइटिन का नहीं बना होता, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा क्रेटेशिया उसको भी कहते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी विकसित नहीं होती, तो झींगा मछली हो गया, केकड़ा हो गया, इसमें रीढ़ की हड्डी विकसित नहीं होती है, लेकिन कछुआ जो होता है उसमें रीढ़ का हड्डी होता है। और कछुआ जो है वो सरीसृप के अंतर्गत आता है। सरीसृप माने समझ रहे, रेंगने वाला जीव, तो रेंगने वाला जितना जीव है सब में रीढ़ का हड्डी विकसित होता है, तो उसको आप क्रेटेशिया कैसे कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा उसमें वो सरीसृप के अंतर्गत आते हैं कछुआ, और उसका जो ऊपरी कवच बना होता है वो किसका बना होता है, कहिएगा सर हड्डी का बना होता है। जैसे हम लोग का जो हड्डी होता है उसी तरह हड्डी का, और साथ में कैराटिन नामक प्रोटीन से बना होता है। किसका, तो कहिएगा सर कैराटिन, कैराटिन प्रोटीन से बना होता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से ये बना होता है, ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर है, ठीक है ना।
तो जो क्रेटेशिया जीव वगैरह, झींगा, केकड़ा हो गया, इन सब का जो बाहरी त्वचा बना होता है वो काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। ये इसका जो है रीढ़ का डिस्क में विकसित नहीं होता है, उसी को क्रेटेशिया कहते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अच्छा, लास्ट में आप सभी से होमवर्क बताइएगा। कह रहा है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दीबाजी में गलती कर सकते हैं। कहिएगा सर इतना इजी क्यों, लेकिन आप गलती कर सकते हैं मेरे भाई। यहाँ पर बताइएगा विद्युत शक्ति कह रहा है, विद्युत धारा नहीं कह रहा है। एक बार फिर से आपको याद दिलाते हैं, तो बताइएगा एम्पियर, वोल्ट, वाट या फिर ओम मीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।